कल पढ़ा था भारतीय बैंकिंग प्रणाली, और उसमें मुद्रा और पूंजी बाजार था कि मुद्रा और पूंजी बाजार का सबसे बड़ा सेक्टर है बैंकिंग, और उसके बाद है शेयर बाजार, है ना, कि बैंकिंग और शेयर बाजार। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि बैंक यानी बैंक की प्राथमिकता होती है सेविंग करना, बैंक की जो उच्च प्राथमिकता है वो सेविंग करना। और इसके अलावा एक बैंकिंग साख शब्द आता है कि बैंकिंग साख क्या है, कि जो बैंक के पर्पज़ है, जो बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट के पर्पज़ हैं, उसे पूरा करना बैंकिंग साख कहलाता है। और उसमें सबसे ऊपर का है सेविंग करना, कि सेविंग बैंकिंग का सर्वोच्च उद्देश्य है सेविंग करना। उसके अलावा ऋण प्रदान करना, और अगले में भारत सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, भारत सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आरबीआई को सशक्त करना या आरबीआई को सपोर्ट करना। और आरबीआई हमेशा रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से, रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से भारत सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है ना। उसके अलावा कि बैंक दर, एक शब्द आता है बैंक दर। अब बैंक दर क्या है? सामान्यतः बैंक दर किसे कहा जाएगा? बैंक रेट क्या होती है कि जो प्रथम श्रेणी के बिल पत्र होते हैं उन पर जो पुनर्कटौती होती है, यानी किसी बैंक आरबीआई द्वारा किसी बैंक की हैसियत के मुताबिक उसका मापन करना या प्रथम श्रेणी के बिलों का प्रपत्रों का पुनर्कटौती करना, उसे कहते हैं बैंक दर। और ये बैंक दर आरबीआई के मानक द्वारा या आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है ना। अच्छा, अब एक तो बैंक दर हो गया, एक रेपो हो गया। रेपो का मतलब होता है कि आरबीआई द्वारा, आरबीआई के जो अनुषंगी बैंक होते हैं, यानी अनुषंगी का मतलब होता है कि जो बैंक आरबीआई के सीधा दिशा निर्देश पर आरबीआई के साथ सहयोग करके, कोऑपरेट करके, आरबीआई को सपोर्ट करते हुए जो बैंक वित्तीय कारोबार करते हैं या बैंकिंग गतिविधियों का संचालन करते हैं, उन्हें अनुषंगी बैंक कहा जाता है। तो उन अनुषंगी बैंकों को आरबीआई द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है, और उस ऋण को जिस किस्त के साथ में या जिस ब्याज के साथ में वो ऋण वापस किया जाएगा, उसको कहेंगे रेपो। और रिवर्स रेपो का मतलब कि अनुषंगी बैंकों द्वारा जो आरबीआई को कर्ज दिया जाता है तो रेट पर, उसे रिवर्स रेपो कहा जाएगा। और एक होता है सांविधिक तरलता अनुपात, और एक होता है नकद आरक्षित अनुपात। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो सांविधिक तरलता अनुपात है कि दोनों में चाहे बैंक की हैसियत होती है कि किसी भी बैंक द्वारा जो सांविधिक तरलता अनुपात ये आरबीआई के मानक से आरबीआई द्वारा निर्धारित होता है कि किसी भी बैंक को अपनी कुल हैसियत का, अपनी जितनी टोटल हैसियत है, उसका एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास रिजर्व करना होगा, आरबीआई के पास रखना होगा। वो सांविधिक तरलता अनुपात है। और नकद आरक्षित अनुपात का मतलब है कि आरबीआई के दिशा निर्देश पर ही प्रत्येक बैंक द्वारा अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग अपने पास अपने लॉकर में रखना पड़ता है, ताकि कल की डेट में यदि बैंक में कोई इस प्रकार के बैंक में कोई ऐसी व्यवधान उत्पन्न हो गया, या क्या कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में, बैंक का दिवालापन से बचने के लिए, बैंकों का दिवालापन के बचने के लिए सांविधिक तरलता अनुपात और नकद आरक्षित अनुपात को रखा जाता है। यानी कुल मिलाकर के बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग अपने पास या आरबीआई के पास सेव किया जाता है, लॉकर में रखा जाता है, उसको कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात और नकद आरक्षित अनुपात। जबकि रेपो और रिवर्स का मतलब, रेपो का मतलब है कि आरबीआई ने जो अपने अनुषंगी बैंकों को दिया है, जो पैसा दिया है और उसे वापस लौटाने की दर रेपो दर है। और रिवर्स रेपो का मतलब कि अनुषंगी बैंकों द्वारा, जो आरबीआई के अनुषंगी बैंक है, अनुसूचित बैंक है, उनके द्वारा जो आरबीआई को जिस दर पर पैसा दिया जाता है, जिस रेट पर पैसा दिया जाता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट वो दर है जो भारत सरकार की सभी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम है ना। अब हम बात करते हैं सब सीधा कि कुछ महत्वपूर्ण बैंक तो थे कि जैसे हम पर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यावसायिक बैंक है वो एसबीआई है, और ये भी सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और यदि हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो आईसीआईसीआई, ये आईसीआईसीआई जो बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर में है ना, निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार ने यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको 1964 में बनाया था। बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूटीआई, तो 1964 में।
और इसे 1994 में इस यूटीआई को बैंक का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। चलो अब मेरे ख्याल से बैंक पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल जहाँ जहाँ जरूरत पड़े फिर हम आगे बढ़े। लिखिएगा बैंक में महत्वपूर्ण सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विश्व में पहला बैंक कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो आंसर में लिखिएगा 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस, ये दुनिया का पहला बैंक, ओके, इटली वाला। दूसरा, कि स्वतंत्र भारत में पहला बैंक अधिनियम, तो स्वतंत्र भारत का पहला बैंक अधिनियम 1949 का, अंग्रेजों ने 1934 का था और भारत सरकार का 1949 का। अगला, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला सवाल लिखिएगा, देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो खारगोन में, मध्य प्रदेश, एमपी खारगोन, मध्य प्रदेश खारगोन। अगला सवाल लिखिएगा, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना पहली बार किस एक्ट के माध्यम से हुई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला सवाल लिखिएगा, भारत में महात्मा गांधी श्रृंखला में बैंक नोट कब से जारी हुए? तो 1996 से, 1996 से। अगला सवाल, बैंक जिस ब्याज दर पर या रिजर्व बैंक से कम अवधि, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं अधिकतम 15 दिन, कम अवधि अधिकतम 15 दिन का ऋण लेता है, उसे क्या कहा जाता है? तो यही है सब रेपो रेट, रेपो दर इसी को कहते हैं सब। जो किसी बैंक द्वारा आरबीआई से ऋण लिया जाता है तो उसका 24 घंटा और 15 दिन, उसका 24 घंटा और 15 दिन का टाइम है सब, है ना। अगला लिखिएगा, रिजर्व बैंक अपने पास रखी नकदी का जो ब्याज बैंकों को देता है उसे क्या कहा जाएगा? तो रिवर्स रेपो रेट, ठीक है सब। अब एक सवाल आता है कि आरबीआई ने कब से रेपो रिवर्स रेपो को अंतर्राष्ट्रीय मानक स्वीकार कर लिया है? तो 2004 से, 29 अक्टूबर 2004 से भारत सरकार, भारत के आरबीआई द्वारा रेपो रिवर्स रेपो का अंतर्राष्ट्रीय मानक स्वीकार कर लिया है। आरबीआई द्वारा रेपो और रिवर्स रेपो का, रेपो और रिवर्स रेपो का कब से अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग शुरू कर लिया है? तो 29 अक्टूबर 2004, 29 अक्टूबर 2004। भारत में संगठित वित्तीय क्षेत्र का सीड संस्था कौन सी है? भारत में संगठित वित्तीय, बहुत ध्यान से समझिएगा सवाल को, भारत में संगठित वित्तीय क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था या सीड संस्था क्या है साहब? बहुत सिंपल प्रश्न है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है। भारत में संगठित क्षेत्र की सीड संस्था तो आरबीआई कहलाएगी सब। अगला सवाल है, भारत में मौद्रिक यानी मुद्रा, मौद्रिक गतिविधियों का यानी पैसे पानी का, भारत में मौद्रिक गतिविधियों का नियंत्रण और नियमन किसके पास है? नियंत्रण और नियमन किसके पास है? तो सीधा आरबीआई के पास, और किसके पास है? ऐसा सवाल ही पूछ सकता है वो, ठीक है सर। अब दो सवाल आ सकते हैं, एक तो आएगा कि विदेशी विनिमय को, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करने वाला कौन संस्था है? एक, और एक आएगा बैंकों की साख, बैंकों की साख को कायम करने का अधिकार किसके पास है? तो बैंकों की साख को नियंत्रित करने का अधिकार भी आरबीआई के पास है, और विदेशी विनिमय को, फॉरेन एक्सचेंज को भी नियमन करना, नियंत्रण करना भी आरबीआई के नियंत्रण में है। क्यों सब? और बैंकों की साख को नियंत्रित करने वाला भी आरबीआई, उसी में लिख लीजिएगा। अच्छा, अब हम बात करें साहब, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है, जबकि एसबीआई का हमने कल चर्चा की थी कि आरबीआई तो भले ही, आरबीआई का जो स्थापना हुई है वो 1934 के बैंकिंग अधिनियम, ब्रिटिश सरकार के बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत हुआ है, लेकिन भारत सरकार का 1949 का जो बैंकिंग अधिनियम है उसके तहत 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है ना। और कल हमने पढ़ा तो जो एसबीआई है, उस एसबीआई से पहले कि 1804 में, 1843 में, और सॉरी 1804, 1840 और 1843 में 3 बैंक बने थे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने थे। 1804 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई और 1843 में बैंक ऑफ चेन्नई। इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को 1921 में बैंक ऑफ एम्पीरियल बैंक, और यही जो है 1 जुलाई 1955 को
1955 को एसबीआई के रूप में कन्वर्ट हुआ, डेवलप हुआ। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को। उससे पहले वो एम्पीरियल बैंक था, उससे पहले वो प्रेसिडेंसी बैंक था। तो लिखिएगा एसबीआई के गठन से पूर्व उसे किस नाम से जानते थे? एसबीआई के गठन से पूर्व उसे किस नाम से जानते थे? एसबीआई के गठन से पूर्व उसे किस नाम से जानते थे? तो एम्पीरियल बैंक, जो 1921 से 1955 तक एम्पीरियल बैंक 1921 टू 55, 1921 से 1955 तक यह एम्पीरियल बैंक था। एम्पीरियल बैंक 1921 से 1955 तक, ठीक है। और उससे पहले यदि बात की जाए तो हम जान रहे हैं कि प्रेसिडेंसी बैंक था, है ना। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आप जान चुके हैं, है ना। अगला सवाल लिखिएगा तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, भारत में आज वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है साहब? आज कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में? 19 रह गए हैं, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक। लिख लीजिएगा कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक और कितने अनुसूचित बैंक? वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक और कितने अनुसूचित बैंक? अनुसूचित मैंने जो डायरेक्ट आरबीआई से संबद्ध है, कितने? तो मर्ज भी जो है ना अभी भी, तब भी 26 तो हमारे पास अनुसूचित बैंक है, 26। और हमारे पास जो राष्ट्रीयकृत बैंक है 19 है। 19 से भी मर्ज, अभी पूरे मर्ज नहीं हुए हैं, अभी 19 रह चुके हैं। तो राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे पास 19 है और क्या कहते हैं इसको, अनुसूचित बैंक हमारे पास 26 हैं। अब अगला सवाल है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे था? नरसिम्हन समिति जो 1991 में बनाई गई, 91 में सब, तो बैंकिंग पुनर्गठन और सुधार। लिखिएगा बैंकिंग पुनर्गठन और सुधार संबंधी 91 में, बैंकिंग पुनर्गठन और सुधार 1991 91 में। हाँ, अगला लिखिएगा भारत में औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत में औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, तो 1 फरवरी 1964 को, 1 फरवरी 1964 में, है ना। अच्छा, अब एक सवाल आता है साहब कि गैर योजना खर्च किसे कहा जाता है? मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर में गैर योजना खर्च क्या होता है? तो गैर योजना खर्च का मतलब होता है ब्याज भुगतान। जो ब्याज भुगतान किया जाता है उसको कहते हैं गैर योजना खर्च। बैंकिंग क्षेत्र में गैर योजना खर्च क्या होता है? तो ब्याज भुगतान, ठीक है सर। भारत में लघु उद्योग और विकास बैंक की स्थापना कब हुई? लखनऊ में इसका मुख्यालय है, सिडबी का। तो भारत में लघु उद्योग, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री, भारत में लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब? तो 1990 में, और लखनऊ इसका मुख्यालय है। लघु उद्योग विकास बैंक 1990, ठीक है सब। अच्छा, आप ये जानते हैं भली भांति 1 रुपये के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? वित्त सचिव का। भारत के वित्त सचिव का 1 रुपये के नोट पर, और 2 रुपये से लेकर जहाँ तक मुद्रा होगी वो आरबीआई के गवर्नर का। लिखिएगा 1 रुपये के नोट पर, कागजी मुद्रा पर 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो भारत के वित्त सचिव का, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के वित्त सचिव का, आरबीआई उसमें 1 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है। और जहाँ 2 रुपये से ऊपर की कोई मुद्रा है उस पर आरबीआई के गवर्नर की होती है, बल्कि लिख लीजिए उसको भी। जबकि 2 रुपये से लेकर के ऊपर सभी आरबीआई के गवर्नर का, ठीक है सर। यहाँ हो गया है। अगला लिखिएगा भारत में स्थापित होने वाला सबसे पहला बैंक, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, ठीक है सर। अगला सवाल है भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक, तो भारतीयों द्वारा यानी स्पेशल हम कहेंगे विशुद्ध भारतीय बैंक, तो अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 का शुद्ध भारतीय बैंक जो भारतीयों ने इसको संचालित किया, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में। अगला सवाल लिखिएगा। अच्छा, आप जान चुके हैं कि भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित हुआ? 1949 में। ये पहले हो गया हमारा सवाल। अगला है हमारे पास भारत में या आरबीआई में गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुंबई में मुख्यालय है, दक्षिणी मुंबई, बर्ली में। तो आरबीआई के
क्या लिखा, आरबीआई में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है साहब। अगला है आरबीआई नोट मुद्रण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? आरबीआई नोट मुद्रणालय लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 3 फरवरी 1955 को, 3 फरवरी 1955 को। अगला सवाल है आरबीआई द्वारा बचत बैंक खातों पर, आरबीआई द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनिमय कब समाप्त कर दिया गया? आरबीआई द्वारा बचत बैंकों के खातों पर ब्याज दरों का विनिमय कब समाप्त कर दिया गया? तो 2011 में। कब समाप्त कर दिया गया? 2011 में। लिख दे साहब। लिखिएगा अगला सवाल कि भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया? भारत में पहली बार, ये सवाल बार बार पूछा गया है, भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया? मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया? तो 1949 में, 1949 में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। मुद्रा का अवमूल्यन 19 कितने में सर? 49 में। पहली बार 49 में हुआ है, दूसरी बार 66 में हुआ है और तीसरी बार 91 में हुआ। क्या होता है मुद्रा अवमूल्यन साहब, क्या कहेंगे इसको? मुद्रा की कीमत गिरा देना, अपनी मुद्रा की कीमत गिरा देना ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी मुद्रा की मांग बढ़ जाए, है ना, हमारी मुद्रा सस्ती मुद्रा बन जाए, उसको कहते हैं मुद्रा अवमूल्यन। 1949 में, 96 में, 66 में और 91 में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखिएगा सर। सवाल आता है नकद आरक्षित अनुपात की अधिकतम राशि कितने तक हो सकती है? नकद आरक्षित अनुपात की अधिकतम राशि 15%। नकद आरक्षित अनुपात की अधिकतम राशि 15%। अगला सवाल है भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में स्थापित हैं? तो ब्रिटेन में। सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में हैं। यदि एक सवाल आ जाए कि 1 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है, क्योंकि 2 रुपये से ऊपर तो आरबीआई करता है, तो 1 रुपये के नोट का, कागजी मुद्रा 1 रुपये के नोट का निर्गमन, उसको कहता है निर्गमन। निर्गमन है छापना, तो 1 रुपये के नोट का निर्गमन स्वयं भारत सरकार करती, वित्त सचिवालय, वित्त मंत्रालय। और 2 रुपये से ऊपर का नोट है तो 2 से लेकर जहाँ तक 2000 तक की मुद्रा है, उसके नोट निर्गमन का दायित्व तो आरबीआई का है। ठीक। अब एक सवाल और है सब कि प्रत्येक जो कागजी मुद्रा है ना, नोट है, उस पर कितनी भाषाओं में उस कागजी मुद्रा की कीमत लिखी होती है? कि मैं धारक को 100 रुपये देने का, 200 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। कितनी भाषाओं में होता है वो? 15 भाषाओं में से 15 भाषाएं हैं उसमें। लिखिए कि भारतीय नोटों पर नोट की कीमत कितनी भाषाओं में होती है? तो 15 भाषाओं में, 15 भाषाओं में नोट की कीमत लिखी होती है। अगला सवाल लिखिएगा कि जो चमकता सितारा है ना, वो किस राष्ट्रीयकृत बैंक का सिंबल है? बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, भारत में महिला बैंक की पहली शाखा कहाँ खोली गई, कब खोली गई थी? और वो मर्ज हो गया अब तो। 2013 में बनाया था और 2017 में उसको मर्ज कर दिया गया महिला बैंक, और मुंबई में उसकी पहली शाखा खुली थी। तो लिखिए साहब, इसको प्रश्न आ सकता है कि भारत में महिला बैंक की पहली शाखा कब और कहाँ? भारत में महिला बैंक की शाखा कब और कहाँ? तो 2013 में मुंबई में और 2017 में इसको एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। इसको इतना भी लिख दे इतना कि भारतीय महिला बैंक की पहली शाखा मुंबई में हुई थी, 2013 में हुई थी, और बल्कि 2017 में इसको पूरी तरह से एसबीआई में विलय कर दिया गया है। ठीक है साहब। अब अगला है साहब, विद यू ऑल द वे, ये किस बैंक का विज्ञापन होता है? विद यू ऑल द वे, विद WITH, विद यू ऑल द वे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है साहब। अधिकांश तो हम क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। देखिए एक और 2-3 क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे कि जैसे HDFC आप जानते हैं, मनी एंड कैपिटल, मुद्रा और पूंजी बाजार, मुद्रा और पूंजी बाजार। चलो एक सवाल और लिखते हैं सर। मुद्रा बाजार में एक अल्प अवधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाणिज्यिक पत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको गैर प्रतिभूति भी कहा जाता है। हाँ जी सर, है ना। अच्छा, 7 दिन का वैलिडिटी सर, है ना सर। ठीक है। अच्छा,
जमा प्रमाण पत्र की अवधि कितनी होती है? जमा प्रमाण पत्र की अवधि कितनी होती है? तो 3 माह से 1 वर्ष तक की। जमा प्रमाण पत्र की अवधि कितनी होती है? तो 3 माह से 1 वर्ष के लिए। भारत में खजाना बिल का दूसरा नाम क्या है? खजाना बिल। भारत में खजाना बिल का दूसरा नाम क्या है? तो इसको कह सकते हैं हम तरल प्रतिभूति। खजाना बिल या तरल प्रतिभूति। ठीक है साहब।